हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 12। इससे पहले इस कहानी के 11 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र ने भी समय देखा और बोला कि 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर अब कोई भी बस नहीं आएगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किट्टू ने फिर से नामे अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखें कहीं ना कहीं रुद्र पर ही टिकी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। खूबसूरत तो किट्टू भी बहुत ज़्यादा थी, मगर अपनी किस्मत की मारी थी। वो लगातार बस अपने आंखों में आंसू लेकर रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। किट्टू एक बार फिर से घबराते हुए बोलती है कि सर प्लीज़, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। रुद्र बोलता है कि देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। कितनी रात हो गई है ना, तुम्हें अब यहाँ पर कोई भी बस नहीं मिलेगी। चलो, जहाँ भी तुम कहोगी मैं तुम्हें खुद ही घर छोड़ दूंगा। किट्टू भी अब रुद्र पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अपनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ झेल लिया था और इसीलिए अब वो किसी पर भी यकीन नहीं करती थी। एकमात्र सिर्फ माई थी जिस पर वो यकीन करके अपनी माँ को उनके पास छोड़कर कहीं भी चली जाती थी, वरना वो किसी पर भी यकीन नहीं करती थी। उसने तो इतने धोखे खाए थे कि किसी पर भी यकीन करना उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। रुद्र बोलता है कि अच्छा रुको। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी के पास आया और फिर उसने अपनी डिग्गी खोली और उसमें से एक हॉकी निकाली। रुद्र अक्सर अपनी डिग्गी में हॉकी बैट, चैन, ये सब कुछ रखता था। उस हॉकी को लेकर रुद्र सीधा किट्टू के पास आता है और फिर उसे पकड़ाता हुआ बोलता है कि लो, इसे पकड़ो। किट्टू ने भी अपने कांपते हुए हाथों से उस हॉकी को पकड़ लिया था, मगर अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। रुद्र बोलता है कि चलो, तुम जहाँ पर कहोगी वहाँ पर छोड़ दूंगा तुम्हें। जहाँ तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ जरा से भी बदतमीजी कर रहा हूँ या फिर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो फिर ये हॉकी मेरे सिर पर जोर से मार देना। आप तो चल सकती हो ना। किट्टू काफी ज्यादा हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी। पहली बार उसे कोई ऐसा लड़का मिला था जो खुद पीटने के लिए तैयार था। रुद्र ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि सुना ना तुमने कि मैंने क्या कहा? कुछ समझ आया मैंने अभी क्या कहा तुमसे? अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर ये हॉकी मेरे सिर पर जोर से मार देना। और एक बार जोर से मेरे सिर पर लगेगी ना, तो फिर मैं अपना सिर पकड़ लूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। फिर तुम गाड़ी का गेट खोलकर जल्दी से भाग जाना, ठीक है ना? अब तो समझ में आ गई बात। किट्टू अभी भी हैरानी से बस रुद्र की तरफ ही देख रही थी। पहली बार उसे कोई ऐसा लड़का मिला था जो ऐसी अजीब सी बातें कर रहा था उससे, वरना तो सारे लड़के उसका फायदा ही उठाते थे। अब किट्टू को क्या पता था कि अजीब सी बातें उसे पूरी जिंदगी सुननी पड़ेंगी। रुद्र ने भी अब किट्टू के सामने ताली एकदम से चुटका कर बजाया और बोला कि चलें अब। तो किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने भी किट्टू के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और किट्टू भी थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंट डेवलप करते हुए बैठ जाती है। तो वहीं रुद्र भी आकर अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बोलता है कि बताओ, तुम्हें कहाँ पर छोड़ना है? किट्टू बोलती है कि जी शिव बिहार। तो रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी कि किट्टू बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। रुद्र भी अब अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। उसका पूरा ध्यान तो अभी अपनी ड्राइविंग पर था। तो वहीं किट्टू ने भी हॉकी को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने रुद्र की बात सच में मान ली थी कि अगर रुद्र जरा सी भी बदतमीजी उसके साथ करेगा तो वो सच में उसके सिर पर उसे जोर से मार देगी। तभी रुद्र ने भी गाड़ी रोक दी और किट्टू बोलती है कि आ गया है शिव बिहार। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। किट्टू एक बार फिर से उसे जान लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा अभी भी उससे नहीं खुल रहा था। तभी रुद्र भी थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि अरे ऐसे नहीं खुलेगा ये दरवाज़ा, रुको। इतना कहकर उसने जल्दी से हल्का सा बटन प्रेस किया और फिर किट्टू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र बोलता है कि यही सोच रही हो ना कि अगर मेरे सिर में हॉकी मारती तो इस कार में कैसे बाहर जाती तुम? तो किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र बोलता है कि वो मैंने तुम्हें झूठ बोला था। अगर तुम्हें पूरी बात बताता तो शायद तुम कभी भी मेरे साथ नहीं आती ना, तो इसीलिए तुमसे थोड़ा सा झूठ बोला था। चलो अब जाओ तुम। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर हॉकी वहीं सीट पर रखी और उतर कर
वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी रुद्र बोलता है कि ये लड़की सुनो। किट्टू ने भी अब हल्का सा झुक कर रुद्र की तरफ गाड़ी के बाहर से देखा तो रुद्र ने भी हॉकी उठाकर किट्टू को पकड़ाते हुए कहा कि लो इसे अपने साथ में ही रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है तुम्हें, तुम्हारे साथ इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गई ना तुम। तो किट्टू ने भी अब रुद्र के हाथ से हॉकी ले ली और धीरे से बोलती है कि जी थैंक यू। रुद्र बोलता है कि कोई बात नहीं, अब सीधा अपने घर जाना। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधे सीधे अपने घर के लिए चलने लगती है। रुद्र ने नोटिस किया कि किट्टू थोड़ा सा लड़खड़ा कर लंगड़ा कर चल रही है और फिर रुद्र तब तक किट्टू को देखता रहता है जब तक वो अपने एक अपार्टमेंट के अंदर नहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद ही रुद्र भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चुपचाप से चला जाता है। किट्टू जब अपने घर आई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। किट्टू की माँ एक कोने में बैठी हुई थी और उसके बिल्कुल सामने कुर्सी पर सोमनाथ बैठा हुआ था जिसके हाथ में छड़ी थी। किट्टू ने जब ये नज़ारा देखा तो उसने भी जल्दी से अपना बैग एक तरफ फेंक दिया और भागती हुई अपने माँ के पास आती है और लिपट जाती है और फिर हल्का सा पलटकर सोमनाथ की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है कि क्या है मामा जी, क्यों आए हैं आप यहाँ पर, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मेरी माँ को, चले जाइए यहाँ से, अब तो हमने आपका घर भी छोड़ दिया है ना, तो फिर क्या लेने आए हैं यहाँ पर। सोमनाथ बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ पर। इतना कहकर उसने एक पेपर किट्टू की तरफ बढ़ाया और गुस्से से बोलता है कि बिना सवाल किए इस पर जल्दी से साइन कर दो वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या करूँगा। किट्टू ने भी अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए बोला कि हाँ जानती हूँ, क्या करोगे आप, बचपन से लेकर आज तक देखती आई हूँ, समझे आप। इतना कहकर उसने भी उसके हाथ से पेपर लिया और फिर उस पर साइन कर दिया और सोमनाथ की तरफ गुस्से से बढ़ा दिया। सोमनाथ बहुत ही तंज भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि बहुत समझदार बेटी हो तुम मेरी, तू अपनी माँ को पागल खाने क्यों नहीं छोड़ देती है, क्यों इस पागल को बोझ उठाकर फिर रही है, तू क्यों इस पागल के साथ रह रही है। तो किट्टू काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि मेरी माँ मेरी मर्जी, आपको तो परेशान नहीं कर रहे हैं ना हम, अब जाइए यहाँ से और आइंदा से यहाँ पर कभी भी मत आइएगा, या आपको जो भी पेपर पर मुझसे साइन करवाना है ना वो सारे पेपर एक साथ ही लेकर आइएगा, मैं सारे पेपर्स पर एक साथ ही साइन कर दूंगी और फिर हमेशा के लिए मेरी माँ और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइएगा आप। तो किट्टू ने भी अभी इतना ही कहा था कि तभी सोमनाथ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छड़ी किट्टू के जोर से मारा और फिर किट्टू की चीख एकदम से निकल जाती है। सोमनाथ भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि जब से तुम उस घर से यहाँ पर आई हो तब से तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो अपने मामा जी के पास, तो अपनी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करो किट्टू, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या करूँगा। इतना कहकर वो भी एकदम अकड़ के साथ खड़ा हुआ और बोलता है कि एक और बात, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर तुम हमेशा ये बात याद रखना कि जब मेरा मन करेगा तुम्हें मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगा और तुम मना भी नहीं कर पाओगी, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही कोठे पर बैठा दूंगा, समझी तुम। पागल है तो क्या हुआ, दो चार कस्टमर तो खुश ही कर देगी ना ये सुनकर तो किट्टू की आंखें एकदम से झरने की तरह बहने लगती हैं। सोमनाथ ने भी अब हल्का सा मुस्कुराया और फिर दोनों ही माँ बेटी की तरफ तंज भरी मुस्कान से देखा और पेपर लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही किट्टू ने भी जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर वहीं दरवाजे पर टेक लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। किट्टू रोते रोते बोलती है कि कब आएंगे पापा, कब आएंगे, कब सब कुछ ठीक होगा, कब सारी चीजें पहले जैसी होंगी, एक बार आ जाइए ना पापा, प्लीज प्लीज पापा एक बार आ जाइए, मुझसे अब नहीं संभाला जाता, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, अब कुछ भी नहीं संभलता है, प्लीज पापा एक बार आकर देखो माँ की क्या हालत हो गई है आपके बिना, प्लीज पापा एक बार आ जाइए ना हमारे पास। किट्टू फूट फूट कर रो रही थी और तभी किट्टू की माँ यानी सौम्या जो अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर किट्टू के पास आ जाती है। उसने भी अब किट्टू को गले लगा लिया और आराम से उसे चुप कराने लगती है। बेशक सौम्या की दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है और इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी और कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद किट्टू ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर वो अपनी माँ को देखकर बोलती है कि माई चली गई क्या माँ। तो सौम्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोलती है कि हाँ माई तो बहुत देर से ही चली गई थी बेटा, लेकिन नरेन कब आएंगे, वो अभी तक नहीं आए, कब आएंगे तेरे पापा। तो किट्टू ने भी अपनी माँ के आंसुओं को पोंछा और फिर उसके माथे को चूमकर प्यार से बोलती है कि पापा जल्दी आ जाएंगे माँ, चलो अब मैं खाना बनाती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना, आप आराम से खाना खा लेना। किट्टू सौम्या को संभालती हुई अपने उस छोटे से कमरे के बेड पर लेकर आ जाती है और फिर उसी कमरे के कोने में
अपने और अपने माँ के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। फिर उसने भी अपनी माँ को अच्छे से खाना खिलाया और फिर कुछ दवाइयाँ दे दी और फिर अपनी माँ को सर सहलाते हुए लिटा देती है। उसके सिर को हल्के हल्के हाथों से सहलाने लगती है और देखते ही देखते सौम्या को नींद आ जाती है और वो नींद की आगोश में चली जाती है। तो वहीं किट्टू, उसकी आंखें तो एक बार फिर से नम हो गई थी। वो खुद से बोलती है कि पता नहीं ये जंग कब खत्म होगी, कब सब कुछ ठीक होगा, कब पहले जैसे सब कुछ होगा, कब पापा आएंगे। क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इधर दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को छोड़ने के लिए गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया था। जब वो प्रताप हाउस पहुंचा तो रात का 1 बज गया था। रुद्र ने भी गाड़ी प्रताप हाउस के गार्डन में आके रोकी तो वो गाड़ी से उतरा और फिर उसकी नज़र बालकनी पर जाती है जहाँ पर नील खड़ा हुआ था और उसी का इंतजार कर रहा था। रुद्र दूर से ही जोर से चिल्लाता है, सोया नहीं क्या अभी तक? तो नील ने भी दूर से चिल्लाते हुए कहा कि तू इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया, इतना देर कहाँ पर था? तो रुद्र बोलता है कि कुछ काम था यार। नील ने भी हंसकर कहा कि गर्लफ्रेंड को छोड़ने गया था क्या? तो रुद्र ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि यार कुछ भी, तू ना कुछ भी बोलता है। इतना कहकर उसने भी गाड़ी को लॉक किया और फिर घर के अंदर आ जाता है। तब तक नील भी सीढ़ियों से होता हुआ धड़ाधड़ नीचे आ गया था। रुद्र ने भी डाइनिंग टेबल से पानी का ग्लास उठाया और फिर पानी को पीने लगता है। तो नील भी अब उसके पास आकर आराम से एक चेयर पर बैठ गया था और रुद्र से प्यार से बोलता है कि बताना यार क्यों लेट हो गया। रुद्र बोलता है कि यार था कुछ काम। तो रुद्र अभी नील को कुछ भी बताना नहीं चाहता था कि उसने किसी लड़की को लिफ्ट दी थी, नहीं तो नील इस बात को बहुत ही ज्यादा खींचता और उसका मजाक बनाता, उसे चिढ़ा चिढ़ा कर मार देता। इसीलिए वो अपना मुंह बंद करके चुप ही रहता है। और फिर उसने नील से कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम आज फैक्ट्री गए थे ना, क्या हुआ था? कुछ मशीन खराब हो गई थी क्या? ये सुनते ही नील की आंखों में एकदम से अवनी का चेहरा आ गया था। वो अवनी के बारे में सोचने लगा। वो रुद्र को अभी बताने ही वाला था लेकिन वो कुछ सोचकर एकदम से रुक गया। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, मशीन तो बहुत ही ज्यादा सोनी थी यार। रुद्र ने हैरानी से नील की तरफ घूर कर देखा तो नील बोलता है कि हाँ हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर मशीन है, मैंने आज इसे पहले कभी नहीं देखी। धीरे धीरे चलाना सीख रहा हूँ ना, जिस दिन चल जाएगी ना उस दिन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा हमें। इतना कहकर वो किचन की तरफ सीधा चला जाता है और रुद्र के लिए खाना गर्म करने लगता है। रुद्र भी अब किचन में उसके पीछे पीछे आ गया और बोलता है कि मैं खुद गर्म कर लेता हूँ। नील ने कहा कि नहीं यार, मैंने भी ना खाना नहीं खाया है अभी, तेरे साथ ही बैठकर खाऊंगा। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, इसीलिए सोचा कि गर्म कर लेता हूँ। रुद्र के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर दोनों ही भाई डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आ जाते हैं और आराम से बैठ गए थे और बातें करते हुए आराम से खाना खाने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में कल के सुबह नील अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था लेकिन उसका ध्यान बार बार घड़ी पर ही था। आज उसे अपनी पहली क्लास लेने जो जाना था और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसने भी अपने नौकर से एक कमीज भी उधार ले ली थी ताकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब सा लगे। तभी उसके कैबिन का दरवाजा एकदम से खुलता है और सामने रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र अभी आगे आया और फिर उसने एक फाइल नील के सामने रखते हुए कहा कि मिस्टर वर्मा के साथ आज मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, तुम ही चली जाओ। ओके, अकेले नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम धनराज अंकल को भी साथ में लेकर जा सकते हो। तो नील ने भी अब फाइल उठाई और बोलता है कि यार कब जाना है? तो रुद्र बोलता है कि 5 बजे के बाद कभी भी चले जाना तुम। तो नील ने भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि यार मुझे कहीं और जाना है, तो चला जाना प्लीज़। तो रुद्र बोलता है कि यार मुझे ना बहुत सारा काम है, वरना मैं ही चला जाता। नील ने कहा कि काम मुझे भी है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरी काम है मेरा, तो प्लीज़ तू चला जाना प्लीज़। अपने बड़े भाई की इतनी सी बात भी नहीं मानेगा क्या? तो नील ने भी ये बात इतनी ज़्यादा मासूम से कही थी कि रुद्र भी मना नहीं कर पाया और फिर उसने भी फाइल उठाई और बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहकर वो अब कैबिन से बाहर चला गया। तो नील के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी अपनी कमर चेयर पर लगाई और फिर बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अवनी, आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए। अगले 1 घंटे के बाद नील ने गाड़ी उस बस्ती के बाहर आकर रोकी जहां पर अवनी रहती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। वो गाड़ी से उतरता है और फिर उसने भी अपनी कमीज निकाली और अपने नौकर की कमीज को पहन लिया। फिर वो अपने मोबाइल को साइलेंट करता है और फिर उस बस्ती के अंदर धीरे धीरे कदमों के साथ चला जाता है। जैसे जैसे वो बस्ती के अंदर जा रहा था हर कोई उसे देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था, लेकिन नील ने भी अब सबकी तरफ देखा और फिर सबको चुप रहने का इशारा किया। तो सब एकदम
एकदम से समझ गए थे कि नील अभी सबको चुप रहने के लिए बोल रहा है और नील भी सीधा अवनी के घर के बाहर आ गया था। अवनी इस वक्त अपने घर के किचन में काम कर रही थी। अवनी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, एक कमरा और एक किचन ही था। नील ने भी दरवाज़ा बजाते हुए कहा कि टीचर जी हैं क्या? तो नील की आवाज़ सुनकर अवनी भी अब किचन से बाहर आती है। उसने नील की तरफ देखा और बोलती है कि तुम यहाँ पर? तो नील बोलता है कि टीचर जी, आपने ही तो कहा था ना कि जब भी मन करे पढ़ने के लिए आ जाना। अवनी बोलती है कि लेकिन तुम तो कॉपी किताब पेन कुछ भी लेकर नहीं आए हो ना। तो नील ने भी अब अपना सर खुजाया और प्यार से बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ ना, इसीलिए भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर नील जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, अवनी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। तो नील के दिल में तो जैसे सितार बजने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पीछे दो लोग खड़े हैं और उसके पीछे गिटार बजा रहे हैं और रोमांटिक सा गाना बज रहा हो। तो नील ने भी अब पलट कर अवनी की आंखों में देखा तो देखता ही रह जाता है। तभी अवनी बहुत ही प्यार से बोलती है कि अब जाओगे फिर आओगे फिर पढ़ोगे क्या? इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, रुको तुम बैठो, मैं कॉपी पेन लेकर आती हूँ। नील बोलता है कि कहाँ बैठना है, अंदर की बाहर? तो अवनी बोलती है कि बाहर। अंदर क्यों बैठोगे तुम? तो नील बोलता है कि क्यों, अंदर क्यों नहीं बैठ सकता मैं? तो अवनी ने भी पलट कर हल्के से गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर बोलती है कि बच्चे नहीं हो तुम, बड़े हो गए हो, समझे तुम? इतना समझ होनी चाहिए कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ एक कमरे में नहीं होते हैं। तो नील बोलता है कि क्यों नहीं होते हैं? अवनी बोलती है कि ओहो, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में अकेले नहीं होने चाहिए बस, वरना दुनिया वाले बहुत सारी बातें बनाते हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? तो नील भी अब बहुत ही मासूमियत के साथ अवनी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या बातें बनाते हैं मैडम जी? अवनी ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा और बोला कि चुपचाप से चलकर बाहर बैठो। नील ने भी थोड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि डांट क्यों रही हो आप मुझे? मुझे नहीं पता था कि एक लड़का और एक लड़की कमरे में क्यों नहीं रहते हैं, इसीलिए बार बार पूछ लिया आपसे, मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ ना। तो अवनी भी अब अपनी हैरानी से नील की तरफ घूर कर देख रही थी और फिर उसने भी बाहर जाने का इशारा किया और फिर नील भी चुपचाप से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में ही अवनी एक कॉपी और एक पेन लेकर बाहर आ जाती है। उसने नील को बैठने का इशारा किया और नील भी वहीं पर दरी पर ही बैठ जाता है जहाँ पर सब बच्चे बैठकर पढ़ते थे। अवनी भी अब नील के पास बैठ गई और उसे कॉपी देते हुए बोलती है कि तुमने आज तक जितना भी पढ़ा है ना वो सब कुछ इसमें लिख दो। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर कॉपी लेकर आराम से बैठ जाता है। अवनी ने भी नील को कॉपी पकड़ाई और बोलती है कि अच्छा नील, तुम्हें जो जो आता है ना इस पर सारी चीज़ें लिख देना अच्छे से, मैं सारी चीज़ें पहले देखूंगी और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो नील ने भी एक नज़र अवनी की तरफ देखा और बोला कि पक्का, मुझे जो जो आता है मैं सारी चीज़ें इसमें लिख दूँ ना? तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, अब तक तुमने जितना भी सीखा है ना, जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी सीखा है, इसमें सब कुछ लिख दो। नील कुछ देर तक तो अवनी को ही देखता रहता है और फिर बोलता है कि मैं निबंध लिख दूं क्या? अवनी भी बोलती है कि हाँ हाँ लिख दो, मैं भी तो देखूं कि तुम निबंध में क्या लिखते हो। तो नील के चेहरे पर भी एक शरारती भरी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी निबंध को लिखना शुरू कर दिया था। तब तक अवनी भी अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करती रहती है, अपने फ़ोन में बिजी हो गई थी। फिर बोलती है कि नील, तुम्हें ना टाइम लगेगा? नील बोलता है कि हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही मुझे। अवनी बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं जरा अंदर किचन में जा रही हूँ, चावल चढ़ाकर आई थी ना, उसे देख कर आती हूँ, जल तो नहीं गया है? तो नील ने भी मासूमियत के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अवनी भी अपने आंगन से उठकर सीधा अंदर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अवनी वापस आती है और बोलती है कि तुमने निबंध लिख लिया क्या? तो नील बोलता है कि हाँ हाँ टीचर जी, लिख लिया है मैंने निबंध। अवनी बोलती है कि तो फिर पढ़कर सुनाओ ना मुझे। तो नील ने कहा कि ठीक है टीचर जी, अभी सुनाता हूँ। नील ने भी निबंध पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं अवनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर अवनी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं नील ने भी अपनी आंखें ऊपर नहीं की थी, बल्कि पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी कॉपी में देखता हुआ बोलता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं उसके गालों को छूता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब मैं उसके माथे पर किस करता हूँ तो वो अपना सरना में हिलाने लगती है। जब मैं उसकी कमर पर हाथ फेरता हूँ तब तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। उसके कान थोड़े थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन जब मैं उन्हें सहलाता हूँ तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सच में उसका
दूध सा गोरा रंग मुझे अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। मेरे दिल में तो अवनी एकदम से समा गई है। मेरी और उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी है। मैं हमेशा से उसके पास रहना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, हमेशा उसकी गर्दन से सिर रख कर अपनी बाहों में लिपेट कर उसे महसूस करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी है मेरी अवनी, बहुत ही अच्छी। धीरे धीरे मेरी जान बनती जा रही है मेरी अवनी। नील ने भी अपना निबंध पढ़कर अवनी की तरफ देखा तो तभी अवनी ने भी खींचकर एक चांटा उसके ग्वाल पर जोर से जड़ दिया और नील का चेहरा तो एक तरफ हो गया था। नील काफी ज्यादा हैरानी से अवनी की तरफ देख रहा था तो अवनी ने भी अब अपनी उंगली उसकी तरफ दिखाई और अगले ही पल उसकी कॉपी और पेन दोनों ही छीना और वहीं पर फेंक दिया और फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए बोलती है कि निकलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, तुम्हें पढ़ाया जाए, समझे? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? निकलो यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूँगी तुम्हारा। नील तो हैरानी से अवनी की तरफ देख रहा था। वो बोलता है कि अरे टीचर जी, लेकिन मैंने किया क्या है? अवनी बोलती है कि किया क्या है तुमने? तुमसे मैंने थोड़ी सी प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो अपनी लिमिट ही क्रॉस करने लगे। तुम तो भूल ही गए कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। अभी समझाया था ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी अकेले रहने नहीं चाहिए, और एक तुम हो कि मुझे यहाँ पर बैठकर निबंध पढ़कर सुना रहे हो। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं, बहुत बदतमीज हो तुम। उठो उठो यहाँ से और निकलो अभी के अभी, और आज के बाद मुझे इस मोहल्ले में दिख भी मत जाना, समझे तुम? वरना एक और लगाऊंगी खींचकर थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर। और तभी नील ने भी और ज्यादा मासूम बनते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि लेकिन मैंने किया क्या है टीचर जी? अवनी अभी नील की आंखों में देखकर काफी ज्यादा गुस्से से बोलती है कि किसकी बात कर रहे थे तुम? बताओ मुझे, किसकी बात कर रहे थे? किसके ऊपर इतना बड़ा लंबा चौड़ा निबंध लिखा है तुमने? बताओ ना मुझे। तो नील और भी ज्यादा मासूम बनते हुए बोलता है कि मेरी गाय है, उसका नाम अवनी है, बस उसी के लिए ही तो लिखा था। यह सुनकर तो अवनी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो बस नील को ही देखे जा रही थी और इतने में ही नील ने फिर से कहा कि आपने मुझे मारा क्यों? क्यों मारा आपने मुझे? मैंने क्या गलत निबंध लिख दिया है क्या? अवनी अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नील पर हल्का हल्का सा शक हो रहा था। फिर उसने याद किया तो उसे एकदम से याद आ गया था कि उसने अपना नाम तो कभी भी नील को बताया ही नहीं है, तो फिर उसका नाम उसे कैसे पता होगा? तो फिर वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि अपनी गाय का नाम भी कोई अवनी रखता है क्या? तो नील बोलता है कि मैं रखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मेरी गाय का नाम अवनी है। अवनी को अब अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। उसने भी नील की तरफ देखा तो नील भी अब ओवर इनोसेंट बनता हुआ आंखों में पानी लाया और फिर थोड़ा सा मासूम बनते हुए बोलता है कि टीचर जी, मुझे नहीं पढ़ना है आपसे, आप तो बहुत ज़्यादा मारती हैं। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि क्या आप जो मुझे इतना ज़्यादा मारोगी? मैं नहीं पढ़ूंगा आपसे, मेरी गलती भी नहीं है, बताइए ना फिर मुझे क्यों मारा आपने? इतना कहकर नील भी अब वहाँ से जाने लगा। तभी अवनी भी अब नील को जाते हुए देख रही थी। उसने एक बार फिर से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसका दिमाग अभी भी सेंटर में नहीं था। और फिर वो नील को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि सुनो सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन नील तो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी, क्योंकि वो तो अवनी के मुंह से बालम नाम सुनना चाहता था। वो अपने लिए अवनी के मुंह से बालम सुनना चाहता था और अवनी उसे बालम कहने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अवनी ने एक बार फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा कि ओ वाइट शर्ट वाले, रुको ना तुम। अब नील ना चाहते हुए भी एकदम से रुक गया था। उसने भी हल्का सा पलट कर अब अवनी की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा मासूम बनता हुआ फिर से बोलता है कि मैंने कहा ना कि मुझे आपसे नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ आपसे, आपके साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप तो बिना बात के ही मुझे इतना ज़्यादा मारती हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा अब आपसे। अवनी भी 10-12 कदम चलकर उसके पास आती है और फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि गलती हो गई है मुझसे, मुझे नहीं पता था कि तुम गाय पर निबंध लिख रहे हो, मुझे लगा कि किसी लड़की पर लिख रहे हो और इसीलिए मैंने तुम्हें जोर से चांटा मार दिया। और वैसे भी मैं टीचर हूँ ना, तुम्हें मार सकती हूँ, समझ आई बात? तुम्हें ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब चुपचाप से आओ और बैठो और पढ़ाई करो मेरे साथ, समझे तुम? इतना कहकर उसने नील को वहीं पर बैठा दिया और फिर एक बुक खोल कर बोलती है कि ये देखो ABCD आती है ना तुम्हें? तो नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, ये तो नहीं आती है, गाँव के स्कूल में तो बस कहाँ से कबूतर खा से खरगोश ही पढ़ते थे ना, तो वही आता है मुझे, ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो फिर इसे बोलते क्या है ये भी नहीं पता है मुझे। तो अवनी ने भी अब नील की तरफ देखा और उंगली पकड़ाकर बुक पर रखते हुए बोली कि ये है A फॉर एप्पल, मेरे पीछे पीछे बोलो तुम, जैसे जैसे मैं बोलूँगी तुम भी वैसे ही बोलना। नील भी अब अवनी के पीछे पीछे बोलता है कि A फॉर एप्पल। ऐसे ही अवनी नील को पढ़ाने लगती है, लेकिन नील का ध्यान तो
बस अवनी की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। नील को 1 घंटा पढ़ाने के बाद अवनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा छोटा नाम नहीं है क्या? इतना बड़ा सा नाम क्यों रखा है तुमने? मतलब चिंटू, मिंटू, बिट्टू ऐसा कोई नाम नहीं है क्या तुम्हारा? तो नील बोलता है कि नहीं टीचर जी, मेरा नाम तो बालम ही है और मुझे नाम भी बहुत पसंद है। अवनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होकर बोलती है कि तुम्हारा पूरा नाम यही है क्या? पूरा नाम क्या है तुम्हारा, वो बताओ मुझे। तो नील भी बहुत ही शरारती भरे अंदाज में बोलता है कि जी प्राणनाथ बालम। अवनी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से नील की तरफ देख रही थी। उसने भी अपनी आंखें एक बार फिर से कसकर बंद कर ली थी और फिर दोबारा से खोली और बोलती है कि ये तुम्हारा पूरा नाम है? तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, ये मेरा पूरा नाम है। आपको अगर बालम नहीं कहना है तो फिर आप प्राण या फिर नाथ इसमें से भी कुछ कह सकती हैं। तो अवनी भी थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि तुम ना अपना नाम बदलवा लो, समझे? तुम अपने माँ बाप से कहो कि वो तुम्हारा नाम बदल देंगे, तुम्हारा ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो नील बोलता है कि अरे ऐसे कैसे बदल देंगे वो मेरा नाम? अब तो आधार कार्ड में भी यही नाम है मेरा, नाम नहीं बदला जा सकता है। आप तो जानती ही हो ना, आधार कार्ड में अगर एक बार नाम चढ़ गया तो फिर उसे बदलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे बैंक अकाउंट में भी यही नाम है बालम, तो मैं अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बदलवाऊंगा। मैं नाम नहीं बदलवा सकता हूँ, प्लीज़। अवनी भी अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि अब क्या करूँ मैं तुम्हारा? कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम रखे हुए हैं तुमने। खैर छोड़ो, ये पकड़ो बुक, जो मैंने आज पढ़ाया है ना तुम्हें, उसे कल सुनूंगी तुमसे। अच्छे से पढ़कर आना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पिटाई करूंगी तुम्हारी। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बोलता है कि अब मैं जाऊँ टीचर जी? अवनी बोलती है कि नहीं नहीं बैठो, अभी तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो नील ने भी मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखा और कहा कि जी हाँ खिला दीजिए ना, वैसे भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। ये सुनकर तो अवनी को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था नील के लिए। वो बोलती है कि क्यों, तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? तो नील बोलता है कि है ना मेरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था ना, इसीलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि आज बहुत सारा काम किया है मैंने। आप कुछ खिला दीजिए ना, सच में बहुत तेज भूख लगी है। अवनी को नील पर अब थोड़ा थोड़ा सा तरस भी आ गया था कि नील इतना ज़्यादा मासूमियत के साथ उससे बोल रहा था। वो बोलती है कि मैंने तो चावल दाल ही बनाया है, तुम खाओगे क्या? तो नील बोलता है कि हाँ हाँ खा लूँगा मैं। तो अवनी भी अब अंदर जाती है और एक प्लेट में दाल चावल डाल कर लेकर आ जाती है। उसने भी प्लेट अब नील की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि ये लो, इसे खा लो। तो नील भी अब खुश होकर दाल चावल खाने लगता है। सच में दाल चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। वो खुद में ही बोलता है कि यार एकदम संध्या माँ जैसा खाना बनाती है ये तो नील ने भी प्लेट अब अवनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि थोड़े से और मिलेंगे क्या? तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दोबारा से दाल चावल लेकर आती है। नील ने उन्हें भी खा लिया और फिर से अवनी की तरफ प्लेट बढ़ा दी। अवनी अब किचन में गई तो उसने देखा कि जो दाल चावल उसने अपने लिए बचाए थे वही बचे हुए थे। तो अवनी ने भी सारे दाल चावल नील की प्लेट में परोस दिए। लेकिन फिर वो एकदम से सोचने लगती है कि अगर उसने फिर से मांगा तो फिर अब वो कहाँ से देगी। वो कुछ सोचकर उसने वहीं पर रखा हुआ एक खीरा काट दिया और फिर दोनों ही प्लेट लेकर वहाँ बाहर की तरफ आ जाती है। नील को देखकर बोलती है कि ये लो, अब अच्छे से खा लो। तो नील भी अब प्लेट लेकर आराम से खाना खाने लगता है। उसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अवनी अपने मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर इसने एक बार और खाना मांग लिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब तो खाना बचा ही नहीं था। लेकिन इस बार नील का पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। उसने भी दोनों ही प्लेट को अच्छे से साफ कर दिया था। फिर अवनी की तरफ प्लेट को बढ़ाते हुए बोलता है कि थैंक यू टीचर जी, आप सच में ना बहुत ही अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं सच में सुबह से बहुत ज़्यादा भूखा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और अब मेरा पेट बहुत ही अच्छे से भर गया है। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपनी कॉपी किताब सब कुछ संभाला और बोलता है कि ठीक है टीचर जी, अब मैं चलता हूँ, कल आपको सारी चीज़ें अच्छे से सुनाऊंगा। अवनी भी बहुत प्यार से बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ अब तुम, और कल अच्छे से पढ़ाई कर कर आना। तो नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी अब मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसका जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जाता नहीं तो वापस से कैसे आता अवनी के पास। उसके जाने के बाद अवनी किचन में आती है। उसने किचन की हालत देखी तो बोलती है कि बस अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना रही हूँ, पानी पीकर ही सो जाऊंगी, कल बना लूंगी अपने लिए। इतना कहकर उसने भी पानी का ग्लास भरा और तभी बाहर किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है। अवनी ने भी दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। शायद वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आया था। उस आदमी ने कहा कि मैडम आपका नाम अवनी है क्या? तो अवनी बोलती है कि हाँ मेरा नाम अवनी है। उस आदमी ने भी अब अवनी के हाथ में पिज़्ज़ा रखते हुए कहा कि मैडम ये लीजिए, आप नाम किसी ने इस ऑर्डर को प्लेस किया है। अवनी भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से डिलीवरी बॉय की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन किसने किया है, मैंने तो इसे ऑर्डर
नहीं किया है। तो उस आदमी ने भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहा कि मैडम वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि किसने किया है। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अवनी ने भी पिज़्ज़ा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था और पिज़्ज़ा खोलकर खाने लगती है और फिर मन ही मन बोलती है कि वाह, भगवान भी कितने अच्छे हैं। आज मैंने उस लड़के को पेट भरकर खाना खिलाया तो भगवान ने भी मेरे लिए पिज़्ज़ा भेज दिया। सच में भगवान सबका होता है, सबके बारे में सोचता है। तो वहीं दूसरी तरफ नील उस पिज़्ज़े वाले को देकर बोलता है कि पिज़्ज़ा अवनी को ही देकर आए हो ना, किसी और को तो नहीं दिया ना। तो पिज़्ज़ा वाले ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ सर, मैं उन्हीं को ही देकर आया हूँ, बल्कि वो ले नहीं रही थी मगर मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया है। तो इधर दूसरी तरफ रुद्र भी क्लब में बैठा हुआ था। उसके सामने एक बिजनेस पार्टनर बैठा था जो कि ड्रिंक कर रहा था। उसने रुद्र की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा कि मिस्टर प्रताप, आप ड्रिंक नहीं करेंगे क्या? तो रुद्र भी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि जी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। फिर वो दोनों ही अपने बिजनेस की बातें करते रहती हैं। थोड़ी देर के बाद रुद्र भी खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही जल्द काम शुरू करवा दूंगा। इतना कहकर जैसे ही वो वहां से जाने को हुआ वैसे ही उसकी नज़र एक तरफ जाती है जहां पर उसने किट्टू को देखा था। रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे देखता हुआ बोलता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसे मैंने कल लिफ्ट दी थी। रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान था किट्टू को वहां पर देखकर। उसने भी किट्टू को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखा तो वो फिर से हैरान हो जाता है और उसका शक यकीन में बदल गया था। किट्टू ने एक वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में ड्रिंक थी। रुद्र ने भी जब उस जगह को गौर से देखा और फिर मन ही मन बोलता है कि यार उस रात तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ लग रही थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा शरीफ बता रही थी, लेकिन लगता है शरीफ नहीं है ये लड़की, पता नहीं कैसी कैसी जगह पर काम करती है। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चुपचाप से चला जाता है और उसके जाते ही किट्टू ने भी ड्रिंक बार काउंटर पर रखी और बोलती है कि देखो, मैं ये काम नहीं करूँगी, तुमने मुझे कहा था ना कि किचन का काम है, लेकिन अब तो तुम मुझे यहाँ पर ड्रिंक सर्व कराने के लिए भी कह रहे हो। मैं नहीं कर सकती हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर किट्टू वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। तो वहीं रुद्र के जाते ही उस आदमी ने किसी को फ़ोन करके कहा कि सर, रुद्र ने ड्रिंक नहीं की है, ये मौका तो हाथ से चला गया। इधर दूसरी तरफ से सोमनाथ भी थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि तो दूसरा मौका ढूंढो ना, दूसरा मौका ढूंढो, मैं कुछ भी करके उस रुद्र को बर्बाद करना चाहता हूँ और ये तुम कैसे करोगे मैं नहीं जानता हूँ, ये तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। इतना कहकर सोमनाथ ने भी गुस्से से फ़ोन को कट कर दिया। तो वहीं किट्टू भी अब अपने घर गई थी। उसने हमेशा की तरह अपनी माँ के लिए खाना बनाया और उसे अच्छे से खाना खिलाकर दवाई दे दी और सुला दिया। लेकिन तभी उसके घर का मेन गेट जोर जोर से बजने की आवाज़ आती है। किट्टू पहले तो एकदम से डर गई थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी किट्टू दरवाज़ा खोल, जल्दी से दरवाज़ा खोल। वो आवाज़ किसी और की नहीं थी बल्कि सोमनाथ की थी, जो जोर जोर से किट्टू को आवाज़ लगा रहा था। किट्टू की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि सोमनाथ उसे किसी भी वक्त पर आकर परेशान करता था। इतने में ही सोमनाथ ने फिर से जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। किट्टू ने देखा तो उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। उसकी माँ जाग ना जाए और फिर सोमनाथ को देखकर डर ना जाए, इसीलिए उसने भी अब जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सोमनाथ की तरफ देखकर बोलती है कि क्यों आए हैं आप यहाँ पर, क्यों आते हैं आप रोज़ रोज़ यहाँ पर। सोमनाथ ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर उसे अंदर की तरफ ढकेल दिया और फिर खुद भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपनी बेल्ट निकाल कर हाथ में लपेट कर ये नज़ारा देखकर तो किट्टू की सांसें एकदम से रुक गई थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोमनाथ की तरफ देख रही थी। तो सोमनाथ बोलता है कि क्या हुआ, बेल्ट देख कर डर गई ना तू जरा सोच सोच जरा तू, अगर मैं इस बेल्ट से तुम्हारी माँ को मारूं या फिर तुम्हें मारूं तो फिर क्या होगा, कैसा क्या हाल होगा तुम्हारा। तो किट्टू की आंखों में तो एकदम से पानी आ गया था। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलती है कि क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो दे दिया है मैंने, अब क्या लेने के लिए आए हैं आप क्यों नहीं जीने देते हैं आप हमें। सोमनाथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि चलो इस बार तुम्हें जीने का मौका देता हूँ, एक बार बस एक आखिरी काम कर दो मेरा, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, कभी भी परेशान नहीं करूंगा। किट्टू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोमनाथ की तरफ देख रही थी। सोमनाथ बोलता है कि जानती हो कि क्या काम करना है तुम्हें, जानती हो ना, एक लड़के के साथ बिस्तर पर। सोमनाथ ने भी इतना ही कहा
था कि तभी किट्टू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोमनाथ ने भी हंसकर कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ, तुमसे सुना नहीं जा रहा है तो फिर करोगी कैसे तुम, लेकिन तुम्हें करना तो होगा ही, कुछ भी करो मगर करना तो तुम्हें ये काम होगा ही। इतना कहकर सोमनाथ ने किट्टू के बालों को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से से बोलता है, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, तुमने इस काम करने में आनाकानी की ना, तो फिर मैं तुम दोनों ही माँ बेटियों को जीना हराम कर दूंगा, मार दूंगा तुम दोनों को जान से, समझे तुम दोनों की दोनों। इसीलिए बिना किसी नाटक के, बिना किसी ना नुक्कड़ के, जो भी मैं कहूँगा ना, जो मैं कहूँगा वो सिर्फ और सिर्फ करती जाओ, समझी तुम। इतना कहकर उसने किट्टू को जोर से झटक दिया, जिससे वो नीचे जमीन पर जाकर गिर जाती है। इधर पुश्तैनी हवेली में इस वक्त संध्या, जो कि बालकनी में खड़ी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज भी संजय उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि संजय हफ्ते में एक बार संध्या से मिलने के लिए जरूर जाता था। संध्या काफी देर से बालकनी में खड़ी होकर चांद को निहार रही थी और संजय का इंतजार कर रही थी। तभी उसे कुछ कुछ एकदम से याद आने लगता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, फ्लैशबैक कुछ पुरानी बातों का, जब संजय और संध्या दोनों ही एक साथ में रहते थे। संजय का मन संध्या की तरफ झुकने तो लगा था, लेकिन उसे संध्या के साथ वक्त बिताने का मौका एक बार भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो अपने बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता था और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था। संध्या जब देखो तब नील के साथ ही खेलती रहती थी, उसी के साथ अपने दिन को गुजारती थी। दोनों ही माँ बेटों की बाउंडिंग भी बहुत अच्छी थी, दोनों ही माँ बेटे आपस में ही खेला करते थे। कभी कभी संजय को जलन भी होने लगती थी, लेकिन फिर भी कुछ भी करके था, दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। संजय मिरर में खुद को देखकर तैयार हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट भी हो रहा था। और तभी नील भागता हुआ उसके कमरे में उसके पास आता है और संजय के पीछे आकर छुप गया था। संजय ने काफी ज्यादा गुस्से में कहा कि नील, नील दूर हटो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, हटो मेरे सामने से, बाहर जाकर खेलो। और तभी कमरे में संध्या भी भागती भागती आ जाती है। संध्या के हाथ में इस वक्त नील के शूज थे और वो बोलती है कि बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा नील, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जल्दी से आओ, इन शूज को पहन लो तुम। अरे स्कूल नहीं जाएगा तो फिर पढ़े लिखेगा कैसे, जब तू पढ़े लिखेगा नहीं तो फिर अपने बिजनेस को कैसे संभालेगा, अपने पापा के जैसे बड़ा आदमी कैसे बनेगा, बनना है ना तुम्हें बड़ा आदमी तो जल्दी से आओ, इधर आओ, जल्दी से कपड़े पहनो। इतना कहकर उसने भी नील के बाजू को पकड़ा और फिर उसे भी वहीं सोफे पर बैठाया और उसके जूते को पहनाने लगती है। और तभी संजय ने संध्या की तरफ देखा। संध्या ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। संजय का दिल अब जोरों जोरों से धड़कने लगता है। उसने तो सोचा था कि वो संध्या के साथ कभी भी पति पत्नी के रिश्ते में नहीं आएगा, कभी भी उसके करीब नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ तो अब सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। संजय ने जो सोचा था कि वो संध्या को कभी भी अपने पास नहीं लाएगा, कभी तो संध्या उसे शिकायत करेगी, कभी तो उसके करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन संध्या ने तो अपनी जिंदगी जैसे नील के लिए ही डेडिकेट कर दी थी। आज दोनों की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन दोनों के बीच में अभी तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं हुआ था और संध्या ने भी संजय से अभी तक कोई भी शिकायत नहीं करी थी। संजय कुछ देर तक तो अब संध्या को ऐसे ही देखता रहता है और फिर संध्या जो नील के बालों को अच्छे से संभाल रही थी, संजय ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोलता है कि संध्या मेरी बेल्ट कहाँ पर है। संध्या ने भी एक नज़र संजय की तरफ देखा और फिर अलमारी में से बेल्ट निकालकर संजय के हाथों में रख दी। तो संजय ने भी अब बेल्ट पहनी और फिर बोलता है कि संध्या मेरा रुमाल कहाँ है। संध्या ने फिर से अलमारी खोला और फिर रुमाल लेकर टेबल पर रख दिया। संजय बोलता है कि मेरी घड़ी भी नहीं मिल रही, मेरी घड़ी कहाँ पर है। संध्या ने भी अब ड्रॉवर में से घड़ी को निकालकर संजय की तरफ बढ़ा दिया और फिर से वहां से जाने लगी। तो संजय ने भी थोड़ा सा गुस्से में संध्या की तरफ घूर कर देखा और कहा कि तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं क्या, सारा दिल बस इसी के साथ रहती हो, इसी के पास ही तो रहती हो। कभी ये भी सोच लिया करो ना कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत होगी, कभी तुम मेरे सामने भी आ जाया करो। संजय क्या बोल रहा था संध्या को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन संजय का डांटना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो चुपचाप से खड़ी रहती है। और तभी नील भी आके आया और बोलता है कि आप मेरी माँ को डांट क्यों रहे हो पापा, जाइए ना ऑफिस, आपको ऑफिस जाना है, आप मेरी माँ को कुछ भी मत कहिए प्लीज, मेरी माँ को आप कुछ भी कहेंगे तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या होगा नील के गुस्से का अब।